नमस्कार दोस्तों। एमपीपीएससी में बार बार पूछे जाने वाले अनुच्छेद 243 को अगर सिर्फ 30 सेकंड में याद करने की बात हो तो ये गहन चर्चा उन सभी उम्मीदवारों के लिए है जो स्मार्ट स्टडी में विश्वास रखते हैं। बिल्कुल। और आज के इस अत्यधिक प्रतिस्पर्धा वाले दौर में स्मार्ट स्टडी ही सफलता की असली कुंजी है। एकदम सही। जो भी उम्मीदवार एमपीपीएससी 2026 या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए बेहद खास है। क्योंकि यहाँ हम चीजों को रटने के बजाय उन्हें डिकोड करने पर फोकस करते हैं। राइट। यहाँ कठिन विषयों को आसान ट्रिक्स, मैप्स, चार्ट्स और स्मार्ट रिवीजन के साथ समझाया जाता है। सही बात है। तो आज के इस विशेष अंक में ये सीखा जाएगा कि पंचायती राज के अनुच्छेद 243 को याद करने की सबसे आसान ट्रिक क्या है, जिससे परीक्षा के दबाव में भी इसे कोई कभी ना भूले। और यही आज के इस अध्ययन विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य भी है। बिल्कुल। तो चलिए किसी भी बड़े बदलाव की तरह इस व्यवस्था की पृष्ठभूमि को समझते हैं, क्योंकि किसी भी इमारत को समझने से पहले उसकी नींव समझना जरूरी है ना? बिल्कुल। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज का मुख्य रूप से उल्लेख है, जिसे 73वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। और इसी 73rd संशोधन ने पंचायत के 15 नए क्लॉज जोड़े, यानी ए से लेकर ओ तक। लेकिन इस पूरी कहानी की शुरुआत तो अनुच्छेद 40 में होती है, जो नीति निर्देशक तत्वों यानी डीपीएसपी का हिस्सा है। जी, अनुच्छेद 40 में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का स्पष्ट निर्देश दिया गया था। तो मतलब अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें तो अनुच्छेद 40 एक आर्किटेक्ट के उस ब्लूप्रिंट या सपने की तरह है जो कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है, और 73वां संशोधन वो कॉन्ट्रैक्टर है जिसने असल में जमीन पर ईंटें रखकर उस सपने को हकीकत में बदला। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक तुलना है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है मेरे मन में। अगर संविधान निर्माताओं ने 1950 में ही ये सपना देख लिया था तो जमीन पर ईंटें रखने में 1992 तक का समय क्यों लग गया? मतलब 4 दशकों का ये लंबा इंतजार क्यों? ये इंतजार असल में राजनीतिक इच्छा शक्ति और सत्ता के केंद्रीकरण का परिणाम था। होता क्या था कि शुरुआती दशकों में राज्य सरकारें अपनी शक्ति का विकेंद्रीकरण करने के लिए तैयारी नहीं थी। मतलब अपनी सत्ता का एक हिस्सा निचले स्तर पर बांटना नहीं चाहती थी। बिल्कुल। उन्हें लगता था कि अगर गांव को खुद फैसले लेने का अधिकार दे दिया गया तो राज्य की राजधानी का प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए अनुच्छेद 40 केवल एक निर्देश बनकर रह गया था, कोई बाध्यकारी कानून नहीं बन पाया। अच्छा, तो 73वें संशोधन ने उस हिचकिचाहट को तोड़ा। जी, उसने इसे एक संवैधानिक अनिवार्यता बना दिया। और यहीं पर अनुच्छेद 243 की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। ये पूरे अध्याय का प्रवेश द्वार है जो सारी परिभाषाएं तय करता है। यानी कानून लागू करने से पहले एक डिक्शनरी तैयार करना। ठीक यही बात है। देखिए, जब सत्ता का इतना बड़ा हस्तांतरण हो रहा हो तो शब्दों के अर्थ एकदम स्पष्ट होने चाहिए, जैसे कि ग्राम सभा किसे माना जाएगा या फिर पंचायत का कानूनी दायरा क्या होगा। हाँ, गांव की सीमाएं कैसे तय होंगी, ये सब। बिल्कुल, ये सब अनुच्छेद 243 में परिभाषित किया गया है। ये सुनिश्चित करता है कि आगे आने वाले ए से ओ तक के सभी नियमों की व्याख्या पूरे देश में एक समान हो, और कानूनी दांवपेच के लिए कोई जगह ही न बचे। ये तो हुई एकदम नींव की बात। अब इस डिक्शनरी से थोड़ा आगे बढ़कर उस प्रक्रिया को देखते हैं जिससे एक गांव असल में एक संस्था का रूप लेता है। स्रोत सामग्री में इसे बहुत ही तार्किक तरीके से अक्षरों के साथ जोड़ा गया है। जी, शुरुआत होती है ए से। हाँ, ए, जिसका मतलब है असेंबली यानी सभा। ये ग्राम सभा को दर्शाता है। फिर आता है बी से बिल्ड यानी गठन या निर्माण करना, और उसके बाद है सी से कंस्ट्रक्शन, मतलब संरचना निर्माण। बिल्कुल। अगर हम एक गांव की स्थिति की कल्पना करें तो असेंबली यानी लोग इकट्ठा हुए, बिल्ड मतलब संस्था का बनना, और कंस्ट्रक्शन मतलब उसका आंतरिक लेआउट तय होना। क्या ये एक प्राकृतिक विकास प्रक्रिया की तरह नहीं लगता? एकदम लगता है। इस प्रक्रिया को ऐसे ही दिखना चाहिए। ए यानी असेंबली, गांव की उस भीड़ को जो सिर्फ वहां रहती है, उसे एक कानूनी पहचान देता है। गांव के सभी पंजीकृत मतदाता मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। हाँ, ये लोकतंत्र की सबसे बुनियादी इकाई है एक तरह से, गांव की अपनी संसद। अब जब लोग इकट्ठा हो गए तो उन्हें प्रशासन चलाने के लिए एक कार्यकारी निकाय की आवश्यकता होती है। यहीं पर बी
यानी बिल्ड काम आता है। मतलब ये संस्था को खड़ा करता है। जी, ये तीनों स्तरों, ग्राम, मध्यवर्ती यानी ब्लॉक और जिला स्तर, इन तीनों पर पंचायतों के गठन का आदेश देता है। अब संस्था खड़ी हो गई, लेकिन संस्था का आंतरिक लेआउट कैसा होगा? हाँ, यही मेरा अगला सवाल था। अगर बी से संस्था बनी गई तो सी यानी कंस्ट्रक्शन की क्या जरूरत है? मतलब दोनों सुनने में तो एक जैसे ही लगते हैं। देखिए, बी केवल ये कहता है कि पंचायत बनेगी, लेकिन सी यानी कंस्ट्रक्शन ये तय करता है कि वो अंदर से कैसी होगी। मतलब पंचायत के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता करेगी या अप्रत्यक्ष रूप से होगा? अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा? जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व कैसे तय होगा? ये सब सी तय करता है। तो ये खाली इमारत के भीतर कमरे, सीढ़ियां और फर्नीचर तय करने जैसा हो गया। बिल्कुल सही। अब इमारत बन गई और कुर्सियां भी लग गईं, लेकिन एक देश में जहां सदियों से सामाजिक असमानता रही है, वहां ये तय करना बहुत जरूरी है कि उन कुर्सियों पर बैठेगा कौन। क्या वही रसूखदार लोग जो हमेशा से सत्ता में रहे हैं? यहीं पर बदलाव आता है। हाँ, यहीं पर हमारी मेमोरी मैट्रिक्स का अगला अक्षर आता है डी, जिसका अर्थ है डिमांड, यानी आरक्षण की मांग। ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण को सुनिश्चित करता है। अब मैं कहूंगा कि डी इस पूरे संशोधन का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। कैसे? क्योंकि संविधान निर्माताओं ने ये गहराई से समझा था कि अगर चुनाव प्रक्रिया को बिना किसी संरक्षण के छोड़ दिया गया तो हाशिए पर रहने वाले वर्ग कभी मुख्य धारा की सत्ता में आ ही नहीं पाएंगे। हाँ, स्थानीय दबंगई उन्हें पंचायत भवन की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ने देगी। बिल्कुल। इसलिए समाज के इन वर्गों की डिमांड को संस्थागत रूप दिया गया। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण केवल एक नियम नहीं था, ये ग्रामीण भारत के सामाजिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदलने वाला एक बहुत बड़ा कदम था। सामाजिक न्याय तो मिल गया, लेकिन सत्ता किसी की भी हो, वो अनंत नहीं होनी चाहिए। जी। स्रोत सामग्री का अगला अक्षर है ई से एक्सपायरी, यानी पंचायतों की अवधि। ये 5 वर्ष का कार्यकाल तय करता है। वैसे एक्सपायरी शब्द का इस्तेमाल अक्सर उत्पादों या दवाओं के लिए होता है। राजनेताओं या सदस्यों के संदर्भ में ये शब्द सुनना थोड़ा व्यंग्यात्मक लगता है। ये व्यंग्य लोकतंत्र की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, एक्सपायरी डेट ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी पंचायत खुद को एक छोटी रियासत ना समझने लगे। सही बात है। 5 साल की अवधि एक अलार्म की तरह है, जो सत्ता में बैठे लोगों को लगातार याद दिलाती है कि समय समाप्त होने पर उन्हें वापस उसी असेंबली यानी जनता के बीच जाना होगा। जवाबदेही सुनिश्चित करने का इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। और यदि उन 5 सालों के भीतर कोई सदस्य अपनी सीमाओं को लांघता है या नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके लिए एफ से फेल मेंबर का प्रावधान है। यह अयोग्यता से जुड़ा है। सत्ता के साथ अनुशासन तो अनिवार्य है। एफ ये तय करता है कि यदि कोई सदस्य चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित आयु सीमा, जो कि 21 वर्ष है, वो पूरी नहीं करता या किसी ऐसे कानून के तहत अयोग्य पाया जाता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया हो, तो वो अपनी कुर्सी खो देगा। मतलब फेल होने का डर व्यवस्था को पटरी पर रखता है। जी बिल्कुल। अब देखिए, लोग चुन लिए गए, सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो गया और अनुशासन के नियम भी तय हो गए। लेकिन अब एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या आती है। बिना शक्ति और बिना पैसे के ये चुने हुए प्रतिनिधि काम कैसे करेंगे? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिना बजट और अधिकार के तो पंचायत सिर्फ एक कागजी संस्था बनकर रह जाएगी। स्रोत सामग्री इसे जी, एच और आई के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाती है। बिल्कुल। जी को जोड़ा गया है गॉड पावर से, जो पंचायतों की शक्तियों और उत्तरदायित्व को दर्शाता है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा संदेह है। भगवान की शक्ति या गॉड पावर कहना क्या जमीनी नेताओं को निरंकुश बनाने का रास्ता नहीं खोलता? क्या ये शब्द अपने आप में थोड़ा खतरनाक नहीं है? ये चिंता जायज है, लेकिन हमें गॉड पावर को केवल याद रखने की एक रचनात्मक ट्रिक के रूप में देखना चाहिए। संविधान किसी को भी असीमित शक्तियां नहीं देता। तो यहाँ जी का वास्तविक अर्थ क्या है? यहाँ जी का वास्तविक अर्थ है संविधान की 11वीं अनुसूची में दिए गए 29 ठोस विषय। राज्य सरकारें पंचायतों को कृषि, ग्रामीण सड़कें, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे विषयों पर काम करने का अधिकार और जिम्मेदारी सौंपती हैं। अच्छा। ये निरंकुशता नहीं है, बल्कि स्थानीय समस्याओं को स्थानीय स्तर पर सुलझाने का अधिकार है। एक तरह से यह उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की शक्ति है। ये शक्ति और जिम्मेदारी तो मिल गई, लेकिन सड़क बनाने या स्कूल सुधारने के लिए पैसा भी तो चाहिए।
स्रोत सामग्री में पैसे के लिए 2 अलग-अलग प्रावधान हैं, H से हाई टैक्स और I से इनकम। इन दोनों के बीच का तकनीकी अंतर क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और अक्सर लोग इसी में भ्रमित हो जाते हैं। देखिए, H यानी हाई टैक्स पंचायतों की खुद की कमाई का साधन है। मतलब वो खुद टैक्स लगाते हैं? जी, राज्य विधानमंडल पंचायतों को यह अधिकार देता है कि वे स्थानीय स्तर पर छोटे-मोटे कर, टोल या फीस लगा सकें। जैसे कि गांव के मेले पर टैक्स, बाजार की दुकानों पर कर या चुंगी। ये उनकी वित्तीय स्वतंत्रता का प्रतीक है। लेकिन केवल मेलों के टैक्स से तो पूरे गांव का विकास नहीं हो सकता ना? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए आय यानी इनकम का प्रावधान है। इसके तहत एक राज्य वित्त आयोग यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। ये आयोग राज्य सरकार को सिफारिश करता है कि राज्य के कुल राजस्व में से कितना हिस्सा पंचायतों को मिलना चाहिए। मतलब H उनकी अपनी मेहनत की कमाई है और आय उस बड़ी व्यवस्था से मिलने वाला उनका संस्थागत हक है। ये एक बहुत ही संतुलित वित्तीय ढांचा है। लेकिन जहां पैसा आता है और खासकर जब वो पैसा करों और राज्य के फंड से आ रहा हो, तो भ्रष्टाचार का खतरा भी मंडराने लगता है। जी, ये तो है। पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए J से जांच का प्रावधान है, जो खातों की लेखा परीक्षा या ऑडिट ऑफ अकाउंट्स को दर्शाता है। किसी भी सार्वजनिक संस्था के लिए ऑडिट या जांच एकदम ऑक्सीजन की तरह होती है। देखिए, पंचायतों के पास लाखों करोड़ों रुपए का फंड आता है। ये पैसा किसी कॉर्पोरेट कंपनी का नहीं है, बल्कि करदाताओं का है। सही कहा। तो ये सुनिश्चित करता है कि राज्य विधानमंडल पंचायतों के खातों के रखरखाव और उनके ऑडिट के लिए सख्त नियम बनाए। बिना निष्पक्ष जांच के कोई भी व्यवस्था बहुत जल्दी भ्रष्टाचार के दलदल में डूब सकती है। और व्यवस्था को लगातार ऊर्जावान बनाए रखने के लिए सिर्फ पैसों की जांच ही काफी नहीं है, बल्कि नेतृत्व की भी जांच होनी चाहिए। इसलिए केस से कराओ इलेक्शन का प्रावधान है। जी, यह राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन के गठन की बात करता है। वैसे ये हिंदी इंग्लिश को मिलाकर कराओ इलेक्शन बनाना बहुत ही चतुर तरीका है याद रखने का। बिल्कुल। और कि लोकतंत्र का वो पहिया है जो कभी रुकना नहीं चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग का काम केवल चुनाव कराना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि जैसे ही 5 साल की एक्सपायरी नजदीक आए, नई पंचायत के गठन के लिए चुनाव समय पर, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरे हो जाएं। यह आयोग राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण से स्वतंत्र होता है, ताकि कोई भी सत्तारूढ़ दल अपने राजनीतिक फायदे के लिए पंचायत चुनावों को टाल ना सके। ये बहुत ही चतुराई से बनाया गया सिस्टम है। नियम बन गए, पैसा आ गया, जांच हो गई और चुनाव का तंत्र भी स्थापित हो गया। लेकिन भारत तो विविधताओं का देश है। जो नियम उत्तर प्रदेश के किसी मैदानी गांव में काम करता है, जरूरी नहीं कि वो मिजोरम के किसी पहाड़ी इलाके में भी काम करे। जी, भौगोलिक और सांस्कृतिक अंतर बहुत बड़ा है। इस अधिकार क्षेत्र और विविधता को स्रोत सामग्री में L, M और N के जरिए बहुत ही सलीके से समझाया गया है। L से लागू, जिसका मतलब है कि ये व्यवस्था संघ राज्य क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरीज में भी लागू होगी। M से मुक्त, जो ये बताता है कि ये भाग कुछ विशेष क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। और N से निरंतर, जो विद्यमान विधियों और पंचायतों के चलते रहने का प्रावधान है। इस हिस्से को पढ़ते हुए मुझे किसी स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर अपडेट की प्रक्रिया याद आ रही है। अरे, यह तुलना तो बहुत दिलचस्प है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। बिल्कुल। देखिए, जब कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, तो L उस अपडेट को उन सभी डिवाइस में इंस्टॉल करने का कमांड देता है जो सीधे एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में है, जैसे कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश। बिल्कुल सही। लेकिन M एक बहुत ही समझदार सिस्टम की तरह काम करता है। वो उन विशेष या पुरानी डिवाइस को उस अपडेट से मुक्त कर देता है जिनका हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम इस नए अपडेट के साथ तालमेल नहीं बिठा सकता। जी। और सबसे महत्वपूर्ण है N। जब ये बड़ा 73वां संशोधन वाला अपडेट पूरे देश के सिस्टम में इंस्टॉल हो रहा था, तो N ने ये सुनिश्चित किया कि पुरानी फाइलें या पुरानी पंचायतें अचानक क्रैश ना हो जाएं, बल्कि वे अपना समय पूरा करें और सिस्टम सुचारू रूप से चलता रहे। ये सच में एक बहुत सटीक और आधुनिक दृष्टिकोण है। अगर हम इसके राजनीतिक और ऐतिहासिक संदर्भ को देखें, तो M यानी मुक्त संविधान निर्माताओं की गहरी संवेदनशीलता को दर्शाता है। वो कैसे? वे जानते थे कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम जैसे राज्यों
और कुछ अन्य अनुसूचित क्षेत्रों में पहले से ही उनकी अपनी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्थाएं और जनजातीय परिषदें काम कर रही हैं। अगर 73वें संशोधन के कठोर नियमों को उन पर थोपा जाता तो इससे सांस्कृतिक पहचान का संकट खड़ा हो जाता। इसलिए उन्हें इस भाग से मुक्त रखा गया। ये तो बहुत जरूरी था। हाँ, और जहां तक एन यानी निरंतर की बात है, 1992 में कई राज्य सरकारें इस बदलाव को लेकर आशंकित थीं। उन्हें डर था कि नया कानून आते ही उनकी मौजूदा व्यवस्थाएं रातों रात भंग हो जाएंगी, जिससे अफरा तफरी मच जाती। बिल्कुल। तो एन ने एक बफर जोन का काम किया। इसने राज्यों को आश्वस्त किया कि जो पंचायतें पहले से चल रही हैं वे अपना कार्यकाल पूरा करेंगी, जिससे कोई प्रशासनिक शून्यता या अफरा तफरी नहीं फैलेगी। अब हम इस वर्णमाला और इस यात्रा के एकदम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। इतनी विशाल और जटिल व्यवस्था बन जाने के बाद इसे बार बार कानूनी पचड़ों और अदालती मुकदमों से बचाने के लिए एक अंतिम सुरक्षा कवच की आवश्यकता थी, और वो ढाल है ओ। जी। ओ का मतलब है ऑब्जेक्शन नहीं, मतलब कोई आपत्ति नहीं। यह स्पष्ट करता है कि चुनावी मामलों में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी, न्यायालय परिसीमन या सीटों के आवंटन जैसे मामलों पर सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन अदालत के दरवाजे बंद करना थोड़ा अजीब नहीं लगता? अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो लोग अदालत क्यों नहीं जा सकते? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ ओ का उद्देश्य न्याय से वंचित करना नहीं है, बल्कि शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स को बनाए रखना है। अच्छा। जरा सोचिए, एक राज्य में हजारों पंचायतें होती हैं और लाखों वार्ड होते हैं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान अगर हर असंतुष्ट उम्मीदवार वार्ड के परिसीमन या आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आए तो चुनाव प्रक्रिया कभी पूरी ही नहीं हो पाएगी। हाँ, पूरी जमीनी लोकतांत्रिक व्यवस्था ही पंगु हो जाएगी। बिल्कुल, और ये सुनिश्चित करता है कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाए तो उसमें कोई कानूनी रुकावट ना आए। विवादों को सुलझाने के लिए चुनाव के बाद इलेक्शन पिटीशन का रास्ता खुला रहता है, लेकिन प्रक्रिया के बीच में न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित है। ये बहुत ही दूरदर्शी सोच है। ये सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र का पहिया किसी भी कानूनी दांव-पेच के कारण रुके नहीं। अब अगर मैं एक पॉप क्विज की तरह एक उम्मीदवार के नजरिए से सोचूं, जो परीक्षा हॉल के भारी दबाव में बैठा है जी। उसके सामने सवाल आता है कि अनुच्छेद 243D और 243K का सही मिलान करें। अब उसे कानूनी भाषा याद करने की जरूरत ही नहीं है। उसका दिमाग तुरंत कनेक्ट करेगा। डी मतलब डिमांड, और डिमांड थी आरक्षण की। बिल्कुल, और के मतलब कराओ इलेक्शन यानी राज्य चुनाव आयोग। हाँ, और जे मतलब जांच यानी ऑडिट। ओ मतलब ऑब्जेक्शन नहीं। ये केवल रटने की एक विधि नहीं है, ये एक ऐसा टूल है जो जटिल संवैधानिक भाषा को सीधे हमारे रोजमर्रा के तर्क के साथ जोड़ देता है। परीक्षा के दबाव में ये मानसिक ट्रिगर सेकंड्स में सही उत्तर तक पहुंचा देते हैं, और आप भ्रमित होने से बच जाते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे भारतीय संविधान का यह हिस्सा, जो पहली नजर में किसी भूल भुलैया जैसा लगता है, वास्तव में बहुत ही व्यवस्थित है। जी। ए से असेंबली, बी से बिल्ड, सी से कंस्ट्रक्शन से शुरू होकर शक्तियों और वित्त की यात्रा करते हुए ओ से ऑब्जेक्शन नहीं तक। ये उस पूरी विकास यात्रा का दस्तावेज है जहां एक आम भीड़ एक सशक्त, जवाबदेह और स्वतंत्र संस्था में बदल जाती है। और चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक विचार जरूर छोड़ना चाहूंगा। ये A2O मेमोरी मैट्रिक्स निश्चित रूप से तैयारी करने वालों के लिए परीक्षाओं को पास करने का एक बेहतरीन टूल है। ये शॉर्ट ट्रिक्स कठिन आर्टिकल्स को मिनटों में दिमाग में ऐसे सेट कर देती हैं कि एग्जाम के भारी प्रेशर में भी आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। कुल मिलाकर यह मेमोरी टेक्निक पंचायती राज के जटिल अनुच्छेदों को आपकी उंगलियों पर रटाने का सबसे स्मार्ट टूल है। अगर ये ट्रिक आपको मददगार लगी हो तो कमेंट में पंचायती राज ट्रिक्स लिखें और हमें बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। इसी के साथ आज का हमारा ये गहरा विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमेशा की तरह अपने आसपास की दुनिया को समझते रहिए, नई चीजें सीखते रहिए और महत्वपूर्ण सवालों की खोज जारी रखिए। नमस्कार।